हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद की अफसाना निगारी। उर्दू के नामवर मशहूर अफसाना निगार, नावल निगार मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद 1888 में यूपी में लम्ही गांव में पैदा हुए थे। प्रेमचंद ने 1907 से सबसे पहले 1907 में नवाब राय के नाम से लिखना, फर्जी नाम से लिखना उन्होंने शुरू किया। इसी साल के शुरू में उन्होंने एक कहानी लिखी थी, रूठी रानी। रूठी रानी कहानी लिखी। इसके बाद 1908 में उनकी कहानियों का पहला मजमुआ सोजे वतन के नाम से शाया हुआ। ये एक बहुत ही अहम बात है कि उनकी अफसाना निगारी की शुरुआत एक कहानी लिखी उन्होंने, रूठी रानियों की पहली कहानी थी, हालांकि वो नामुकम्मल थी। और लेकिन उनकी कहानियों का पहला मजमुआ एक किताब है या एक कलेक्शन है जिसके अंदर बहुत सारी कहानियां होती हैं। मजमुआ इनका है सोजे वतन। इसके अंदर 15 कहानियां हैं इसके अंदर अलग अलग। तो ये कहानी सोजे वतन के नाम से शाया हुआ, तो ये कहानी इसमें शामिल नहीं की गई। यानी इनकी पहली कहानी थी रूठी रानी, जो मयारी नहीं थी, तो इसको उसमें शामिल नहीं किया गया। सोजे वतन में ऐसी कोई कहानी नहीं थी जो मुल्क में बागियाना ख्याल पैदा कर सके या किसी के इनकलाब का पेशखीमा बन सके। यानी उस वक्त हिंदुस्तान पे अंग्रेजी हुकूमत कायम थी, तो मुल्क के लोगों को बेदार करने के लिए सोजे वतन में ऐसी कहानियां हैं जो अपने कौमी यकजहती और अपने मुल्क के प्रति मोहब्बत को वो दर्शाती हैं। इसमें अपने मुल्क के प्रति के लिए मोहब्बत का जज्बा है, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत चूंकि इसके खिलाफ थी, उनको ये लगा कि ये बागी है, बागियाना ख्यालात पैदा कर रहे हैं, तो उनकी इस किताब को हुकूमत ने जब्त कर लिया। और ये कहा गया है कि इस किताब को जब तक शाया नहीं किया जाए जब तक इसकी परमिशन न ली हो, अनुमति न ली हो। अब चूंकि सरकारी जबान की पाबंदी के बाद इनकी 3 कहानियां गुनाह का एक कुंड, शेर दरवीश और रानी सारंधा मुसन्निफ के नाम के बगैर शाया हुई। यानी इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, लेकिन 3 कहानियां और लिखी। प्रेमचंद के अफसानों को हम 3 अदवार में तकसीम करते हैं, यानी 3 अलग अलग दौर में इनके इन्होंने जो लिखा उनको अपन 3 दौर में अलग अलग बांट सकते हैं। पहला दौर है अगस्त 1910 तक उन्होंने जितनी कहानियां लिखी उन्हें मुख्तसर अफसाना नाम देना मुश्किल है। उन्हें मुख्तसर बयान या किस्सों के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी अगस्त 1910 तक उन्होंने जो कहानियां लिखी वो छोटी कहानियां हैं, इसलिए इनको बयान या किस्से कहा जा सकता है। इन पर कदीम दास्तानों का भी अक्स साफ दिखाई देता है। यानी क्योंकि ये शुरुआती दौर था, तो प्रेमचंद ने जो 1910 तक, उन्होंने 1907 को लिखना शुरू किया था और 1910 तक का उनका पहला दौर माना जाता है। तो उसमें जो उन्होंने कहानियां लिखी वो कुछ नामुकम्मल थी, कुछ मयारी नहीं थी, कुछ दास्तान की शक्ल में थी। तो इनमें रज़मिया और रुमानी अनासिर की तरफ रुझान नजर नहीं आता है। मुंशी प्रेमचंद मुल्क की सियासी फिजा से बहुत मुतासिर थे। सियासी फिजा यानी यहाँ का जो राजनीतिक माहौल था उस वक्त हुकूमत था, अंग्रेजों का राज था। ये वो जमाना था जब मुल्क में तकसीम बंगाल की वजह से शोरश थी। तकसीम बंगाल जब विभाजन हुआ 1905 में, वो दौर था। और जब गरम दल और नरम दल बने थे, वो दौर था, बगावत का दौर था। चूंकि इसका पस मंजर सियासी था, हुकूमत ने बगावत की झलक देखकर इसको जब्त कर लिया। यानी सोजे वतन जो उनका पहला मजमुआ था अफसाने का, उसको हुकूमत ने उसको सियासी समझा और उसको जब्त कर लिया।
इस मजमूए का एक अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। प्रेमचंद के का एक अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जो किसमें है? सोजे वतन में। सोजे वतन एक मजमुआ है अफसाने का, उसके अंदर बहुत सारे अफसाने हैं या कहानियां हैं, तो उनमें एक है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। ये कहानी मसरकी किस्सों के अंदाज पर लिखी गई है। 1910 के आखिरी चंद महीने नवाब राय धनपत राय के तख्लीकी सफर में एक अहम संग मील की हैसियत रखते हैं, और वो ये जमाना था बिल्कुल करीब से जब वो मुंशी प्रेमचंद के नाम से अपने तसनीफी जिंदगी का आगाज करने वाले हैं। यानी 1910 तक वो फर्जी नाम से लिख रहे थे धनपत राय से। उन दूसरा दौर के बारे में अपन पढ़ते हैं। इनका दूसरा दौर, मुंशी प्रेमचंद के अफसानों का दूसरा दौर 1918 से 1930 तक का 12 साल की मुद्दत का ये दौर है, यानी 1918 से 1930। अब आलमी तारीख में ये एक ऐसा जमाना था जब रूस की क्रांति हुई थी 1917 में, और इसी इनकलाब ने सारी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि मजलूम मेहनत कश मुत्तहद हो जाए तो जुल्म का खात्मा हो सकता है। यानी इस किसी मुल्क का मजदूर, मजलूम किसान मजदूर, जो पसमानदा तबका है, वो अगर एक हो जाए तो वो तख्ता पलट सकता है, यानी तस्वीर बदल सकता है। तो ये रूस की क्रांति उस वक्त जब शुरू हुई तो पूरी दुनिया में ये तहलका मच गया था। तस्वुर किया जा सकता है कि इस इनकलाब की खबर इनके लिए कितनी बड़ी खुश नसीबी रही। 1918 में जो विश्व युद्ध 1914 से 18 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, आलमी जंग हुई थी, तो इन हालात ने सारे मुल्क में आग सी लगा दी। अमृतसर में कांग्रेस का इजलास बेदारी का एक नया पैगाम लेकर आया। यानी कांग्रेस का जो प्रथम सम्मेलन, कांग्रेस का जो सम्मेलन था, उसमें भी ऐसी बातें कही गई। महात्मा गांधी, मौलाना मोहम्मद अली, दूसरे लीडरों ने हिंदुस्तान से सरकारी मुलाजमीन तर्क कर दी। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो बहुत से जो लीडर थे इंडिया के, महात्मा गांधी, मौलाना मोहम्मद अली, जौहर, जिन्ना, इन सब लोगों ने अपनी जो नौकरी है वो तर्क कर दी, यानी छोड़ दी। मुंशी प्रेमचंद ने सरकारी मुलाजिमत तर्क कर दी, तो गोया गुलामी का जो अपने कंधे से उतार फेंका, गुलामी का जुआ अपने कंधे से जो चोगा पहनने का होता है ना कंधे पे, वो एक तरह से उतार फेंका। दूसरे ये कि अब वो पूरे इन्हमाक से नावल व अफसाने लिखने में मसरूफ हो गए। अब वो बेबाकी से बेखौफ होकर अफसाने लिखने लग गए। अब उन्हें किसी बात का डर नहीं रहा। इनका तख्लीकी जौहर पूरी तरह निखर कर सामने आ गया। उन्होंने इसके अलावा उन्होंने अंग्रेजी जो अदीब थे उनकी किताबों का भी मुताला किया, जिससे उनके जहन में और पुख्तगी पैदा हुई, उनका जो एक्सपीरियंस है वो और बुलंद हो गया। इसी दौर के कहानियों में, इनकी दौर की कहानियों में सौतेली माँ, कजाकी, चोरी और गिल्ली डंडा, ये किताबें हैं जिनमें आप बीती भी है और जग बीती भी है। यानी इनकी कुछ खुद अपनी निजी जिंदगी की बातें उनमें कहानियों में झलकती हैं, और इसके अलावा जमाने की कहानियां भी हैं। शतरंज की बाजी, मोठ, ईदगाह, नोक झोंक, पौष की रात, सवा सेर गेहूं, राह निजात, तो ये कहानियां हैं। इन कहानियों का मुताला कीजिए तो हमें एतराफ़ हो करना चाहिए कि अब मुंशी प्रेमचंद को अफसाने की तकनीक पर पूरी कुदरत हासिल हो गई है। यानी इनके दूसरे दौर में 1918 से 1930 का इनका दूसरा दौर है, जिसमें उन्होंने तमाम तरह के हादसे, यानी सबसे पहले रूस की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, जलियांवाला बाग, ये सब कुछ उन्होंने देखा। उसके बाद उन्होंने अपने गुलामी का चोगा अपने उतार फेंका, नौकरी को छोड़ दिया तर्क करके, फिर दोबारा लिखना शुरू उन्होंने किया, और बेबाकी और बेखौफी से उन्होंने लिखना शुरू किया। तीसरा दौर मुंशी प्रेमचंद का तीसरा दौर 1931 में शुरू होकर 1936 में खत्म हो जाता है।
1936 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے. 1931 میں ان کا تیسرا دور ہے. اب وہ فنی پختگی کی معراج پہ نظر آتے ہیں. اس دور میں ان کا روایتی آدرش واد پھیکا پڑتا دکھائی دیتا ہے. پہلے ان کا خیال تھا کہ بروں کے دل بدل کر برائی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. یعنی ان کے جو خیالات ہیں اس میں تھوڑی سی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں. پہلے ان کو یہ لگتا تھا کہ برائی کو مٹانے کے لیے بروں کو ختم کرنا ضروری ہے. اب ان کو یقین ہے کہ برائی کو مٹانے کے لیے بروں کو فنا کرنا ضروری ہے. یعنی برائی کو مٹانے کے لیے برے لوگوں کو فنا کرنا ضروری ہے. یعنی اب جو انگریزی حکومت کے ظلم اور زیادتی تھی اس سے پورا ملک بہت ہی پریشان تھا. تو وہ چاہتے تھے کہ اس حکومت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے وہ لوگوں کو بیدار اپنے قلم کے ذریعے بیدار کرنے کا کام کرتے تھے. ترقی پسند تحریک بھی اسی لیے وجود میں آئی تھی. پہلے ان کو یہ لگتا تھا کہ بروں کے دل کو بدلنے سے برائی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، لیکن اب وہ ایسا نہیں سوچتے. اب وہ یہ سوچتے ہیں برائی کو ختم کرنے کے لیے بروں کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. 1933 میں پریم چند کی کہانی نجات سایہ ہوئی تو ان پر الزام لگایا گیا. اس الزام کے جواب میں انہوں نے ایک مضمون لکھا اور صاف صاف کہا کہ جو براہمن، مہاجن اور جو غریبوں کا خون چوسنے والے لوگ ہیں ان سے نجات دلانی ہے. انہیں یقین ہو گیا تھا یہ وہ زمانہ ہے جب منشی پریم چند ملک کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے اصلاحی اخلاقی زاویے کی بجائے تاریخی، مادی اور حقیقت کی روشنی میں دیکھنے لگ گئے تھے. یعنی یہ وہ زمانہ تھا جب ملک کی جو مسائل تھے، ملک کی جو سمسیائیں تھیں ان کو حل کرنے کے لیے وہ اصلاحی اور اخلاقی ہونے کے بجائے، یعنی اچھائی کے ساتھ نہیں بلکہ تاریخی، اتہاس، مادی یعنی شخصی، حقائق یعنی حقیقی، یعنی سب کچھ حقیقت کی روشنی میں وہ دیکھنے لگ گئے تھے. اس زمانے میں انہوں نے نئے تجربے کیے اور ایک خاص بات یہ کہ اسی دور میں ان کی زبان بہت صاف اور سلیس ہو گئی تھی.